हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। आज हम लोग अपने एक नए सब्जेक्ट्स की ओर मूव कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज योर इनकम टैक्स, द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। बहुत टेंशन देता है इनकम टैक्स, बहुत ज़्यादा टेंशन देता है। होता क्या है कि अगर हम आपसे कहें कि सारे सब्जेक्ट्स में सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सी है, अकाउंट्स है, टैक्स है, कॉस्ट है, एफएम है, लॉ है, फलाना है, दिमाग है, तो आपका पहला जो टारगेट होता है टफ सब्जेक्ट के बारे में वो होता है इनकम टैक्स। बेसिकली इनकम टैक्स नहीं, अगर टैक्सेशन को बोला जाए तो दे आर टू टैक्सेस। द फर्स्ट वन इज इनकम टैक्स एंड द सेकंड वन इज जीएसटी। नाम तो सुना ही होगा आपने जीएसटी का, एक बार नहीं कई बार सुना होगा। तो आते हैं इन दो, पहले तो हम ये समझ लें कि व्हाट इज टैक्सेशन सिस्टम। ये टैक्सेशन सिस्टम होता क्या है और कब लागू किया जाता है, कब अप्लाई किया जाता है। टैक्सेशन सिस्टम बेसिकली मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल रख दूं। चलिए एक बात बताइए, पूछ ही लेता हूं कि आप अभी पढ़ रहे हैं, आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो क्या आज तक आपने कोई टैक्स दिया है? नहीं सर, अभी तो हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, गोल्डन पीरियड में जी रहे हैं, अभी हम वो टैक्स कहाँ से देंगे? जब कमाएंगे तब देंगे। अरे नहीं, आपने ना आज तक लाखों रुपए का टैक्स दे दिया। कितना सर? लाखों रुपए का। क्या बोला सर? लाखों रुपए का आपने टैक्स दे दिया एज ए स्टूडेंट, बीइंग ए स्टूडेंट फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल नाउ। आज तक आपने लाखों रुपए दे दिए, आपको पता भी नहीं चली। सर हमको तो नहीं पता चला। अरे आपके हाथ में पेन है, उसकी जब कवर पेज पर देखते, पैकिंग पर देखते तो लिखा रहता है इतने रुपए का एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इट मींस एज एंड व्हेन यू वे बाइंग द पेन यू वे मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑल्सो। इसी तरह जब आप मार्केट में जाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, इसी तरह जब आप कोई कॉपी खरीदते हैं, बैग खरीदते हैं, अपने कपड़े खरीदते हैं, शूज़ खरीदते हैं, सॉक्स खरीदते हैं, दुनिया भर के जो क्रीम वगैरह लेते हैं, वो सारी चीज़ों पर टैक्स लगता है। कमरे में जो आपके एसी लगा है, फैन लगा है, जो अलमीरा बनी है, ईच एंड एवरी थिंग हैज़ बीन टैक्स पेड। मीन्स ऑन ईच एंड एवरी आइटम यू हैव मेड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो इसको हम लोग दूसरे टैक्स के नाम से जानते हैं। किस टैक्स के नाम से जानते हैं सर? जीएसटी के नाम से जानते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। यानी कि अभी तक हमको दो टैक्सेस समझ में आते हैं कि होते हैं। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, अभी आप कह रहे थे इनकम टैक्स और एक होता है जीएसटी। चलिए मैं आपको बोलूं कि जो टैक्स सिस्टम है उसमें दो तरह के टैक्सेस होते हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, इसमें आता है आपका इनकम टैक्स और इसमें आता है आपका जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कस्टम्स। अभी भी वैट वगैरह है कुछ चीजों पर, तो फिलहाल हम उन चीजों को किनारे करते हैं। जो ब्रॉड वे में टैक्सेशन सिस्टम है आपका, वो दो टाइप्स का है। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। सर ये तो समझ में आ गया। ये गवर्नमेंट टैक्स लगाती क्यों है? व्हाई टू इम्पोज टैक्सेस? अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में पानी आ रहा है? हाँ सर पानी आता है। सीवर सिस्टम है? हाँ सर सीवर सिस्टम है। अच्छा एक बात बताओ, आप रोड पर चलते हो? हाँ सर रोड पर चलते हैं। आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट्स लगी रहती हैं? हाँ सर स्ट्रीट लाइट्स लगी रहती हैं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं? हाँ जाते हैं। वहाँ क्या डॉक्टर 1 रुपए में आपका इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है? हाँ सर 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए ऐसे ही हो जाता है। अच्छा क्या अभी कभी आप गवर्नमेंट बस चलाती है उस पर आपने जर्नी की? हाँ सर रेगुलर करते हैं। मेट्रो में की? अरे सर और क्या बताएं, जो आपके घर के आसपास जितनी भी नालियां हैं उनकी सफाई होती है कि नहीं होती है? होती है सर। आखिर क्यों? जब आप पैदा हुआ थे उआ उआ करके रोने लगे थे, उस समय भी आपको पोलियो का टीका लगाया गया था, फ्री में लगाया गया था। पोलियो का वैसे ड्रॉप पिलाया गया, टीका नहीं, वैक्सीनेशन नहीं होती। ये सब आखिर गवर्नमेंट ने जो ये कोविड का वैक्सीनेशन था वो कैसे किया? फ्री में किया, आपको तो कोई रुपए नहीं देने पड़े। यस सर हमें कोई रुपए नहीं देने पड़े। तो कहने का मतलब ये पैसा आता कहाँ से है? जो फ्री में राशन मिला लोगों को,
कोविड टाइम में, वो कहाँ से जाता है? जो राशन आपको राशन की शॉप पर मिलता है सस्ते दाम पर 2 रुपए 3 रुपए में, वो कहाँ से मिलता है भाई? उन पर तो पैसा लगता है, लेकिन गवर्नमेंट आप तक वो सारी फैसिलिटीज पहुंचाती हैं। आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, 2 रुपए 10 रुपए में आपकी पढ़ाई होती है पर मंथ, कहाँ से हो जाएगी 2 रुपए 10 रुपए में? यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, काफी कम और सस्ते दाम पर आपकी पढ़ाई होती है। होती है कि नहीं होती? होती है सर। कहां से पैसा आता है? गवर्नमेंट क्या कमाती है? क्या गवर्नमेंट ने कोई कारोबार खोल रखा है कि गवर्नमेंट वहां से कमाएगी और आपके ऊपर पैसा खर्च करेगी? गवर्नमेंट जो है हमारे माई बाप के जैसे है। जैसे माँ बाप होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, मॉम डैड होते हैं, उसी तरह हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट भी काम करती है इनडायरेक्टली। जी, वो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप हमारी प्रजा है, आप हेल्दी तो सब हेल्दी, और जहां हेल्थ है वहां वेल्थ है, तो हम अपनी प्रजा के दुख और सुख में बराबर के साझेदार हैं। लेकिन गवर्नमेंट कमाती नहीं है। जैसे एक परिवार में जो कमाऊ पूत होता है, जो कमाने वाला मेंबर होता है, उसी से ही तो पूरा घर चलता है। एक फैमिली में अगर 7 से 8-10 मेंबर्स हैं, वो पूरी फैमिली 1 या 2 लोगों के कमाने पर डिपेंड होती है। वो कमाते हैं तो घर चलता है। उसी तरह ये देश एक फैमिली है, उस कंट्री में कमाने वाला अपना कंट्रीब्यूशन देता है, गवर्नमेंट एज अ सीनियर मेंबर उनसे पैसा लेती है और अपने सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब बात समझ में आई? तो ये है फर्क। लेकिन अब ये 2 तरह के टैक्सेस हो गए, मीन्स गवर्नमेंट इम्पोजेस डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस ओवर अ सिटीजन, ओवर अ पर्सन, और वो होते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमको ये समझना है, सर ये तो समझ में आ गया कि टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ अब ये समझना जरूरी है कि ये डायरेक्ट टैक्स क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। ये पूरे कोर्स, ये चैप्टर का कंटेंट है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम वहां आगे नहीं बढ़ रहे। हम केवल आपको एक आज फर्स्ट स्टेज में लेकर चल रहे हैं कि क्या है डायरेक्ट टैक्स और क्या है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं आपको बोलूं कि डायरेक्ट टैक्स, चलिए मैं एक कहानी बताता हूं आपको, शायद उससे ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस। एक पिता था, उसके 4 बच्चे थे, और एक दिन पिता ने अपने चारों बच्चों को लाइन पे खड़ा किया और कहा कि भाई हम, लाइन से खड़ा किया चारों बच्चों को और गया पहले वाले के पास। ये दे दनादन एक कंटाप तेजी से मारा बड़े वाले को, और बड़ा वाला बिल्कुल गाल पकड़ करके बैठ गया, सिर झुका लिया। ठीक, दूसरे के पास गया, वो तेजी से लपाड़ा मारा, तो उसने भी अपना गाल पकड़ा, लेकिन आंख झुका ही नहीं। उसने पिताजी को ऐसे देखा, फिर तीसरे के पास गया, ये झापड़ मारी उसको तेजी से। तो उसने गाल भी पकड़ा और पिताजी से कहा, यह क्यों मारा आपने? भाई क्यों मारा? मेरी गलती क्या है? सजा क्यों दी? रिएक्शन दिया। चौथे वाले के पास गया, झापड़ मारी। अब आप समझ सकते हैं आगे क्या हुआ होगा। लेकिन ये डिफरेंस कहलाता है, एक को दर्द हुआ सबको दर्द, लेकिन एक को ने रिएक्शन दिया, एक ने रिएक्शन नहीं दिया। डायरेक्ट टैक्स वही है, जो किसी को झापड़ पड़ती है ना, दर्द का एहसास होता है, वही होता है डायरेक्ट टैक्स। ये कहलाता है इनकम टैक्स। जो कमाता है उसको अपनी जेब से ऐसे निकाल करके गवर्नमेंट को देना पड़ता है, उसको पता चलता है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले मैंने पूछा कि आपने आज तक कोई टैक्सेस दिया, बीइंग ए स्टूडेंट आपने कहा नहीं दिया, लेकिन आप अब तक लैक्स ऑफ रुपीज एज अ टैक्सेस पेमेंट कर चुके हो। आज सुबह से लेकर अभी तक रास्ते में जो चाय पानी नाश्ता करते हुए आए हो, टैक्स देते हुए आए हो, वो पता ही नहीं चला, बिकॉज इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स। जबकि दूसरा है डायरेक्ट टैक्स। साल के अंत में जो बंदा टैक्स देता है ना, गवर्नमेंट ऐसे जेब से निकालता है, गिनता है, टैक्स देते समय गवर्नमेंट के खाते में डालता है। इट्स अ डायरेक्ट टैक्स, इट हिट्स डायरेक्टली। While in the case of indirect taxes means we are paying the amount of taxes, but directly
यू कांट सी इट, आपको उसका फीलिंग होता ही नहीं कि आप टैक्स का भी पेमेंट कर रहे हो साथ में। दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आपका जीएसटी आता है, कस्टम भी आता है, जीएसटी भी आता है। अच्छा, हम लोग जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स। जरा ढंग से सुनेंगे, एक बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे तो वो डिफरेंस और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं आपको केवल हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। कि मैंने कहा ये हिट करता है डायरेक्टली, जिसके ऊपर इंपोज किया जाता है, दैट पर्सन बियर्स इट एक्चुअली आउट फ्रॉम इट्स ओन पॉकेट। सर समझ में आ गया। बट व्हाट अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है कि जिस बंदे के ऊपर इंपोज किया जाता है वो एक्चुअल में हो सकता है उस टैक्स को बियर करे या ना किए। जो अल्टीमेट कंज्यूमर होगा, जो अल्टीमेट यूजर होगा उस प्रोडक्ट या सर्विस का, वही बियर करेगा टैक्स को। बैग बनाने वाले ने बैग बेचा होलसेलर को, होलसेलर से पैसा अपना ले लिया टैक्स का। होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, तो होलसेलर ने रिटेलर से सारा टैक्स का पैसा ले लिया, सामान का भी और टैक्स का भी। तो अब तक जितने लोगों ने सामान खरीदा और बेचा वो टैक्स का पेमेंट करते चले गए। जरा इसको देखिए, ये है होलसेलर, ये है मैन्युफैक्चरर, ये है होलसेलर और ये है रिटेलर। जरा इसकी कहानी की बात करते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। मैन्युफैक्चरर ने कॉस्ट ऐड की, क्या ऐड किया? कॉस्ट। मान लेते हैं इसने 100 रुपए की कॉस्ट ऐड की, प्लस इसने प्रॉफिट ऐड किया, टोटल सामान बना इसका, प्लस इसने जीएसटी ऐड किया। मान लेते हैं 20 रुपए। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल सेल प्राइस कितनी आ गई? अच्छा, सामने वाले होलसेलर ने सामान खरीदा होगा। यस सर, सामने वाले ने सामान खरीदा कितने में? और उसने जीएसटी का पेमेंट किया था कितना? सर 20 रुपए। 130 रुपए सामान का दिया और 20 रुपए जीएसटी का दिया, ठीक है ना। मैं इनडायरेक्ट टैक्स को समझा रहा हूं आपको। मैंने क्या कहा इनडायरेक्ट टैक्स में कि इसमें जो अल्टीमेट यूजर होता है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है, एक्चुअली में वही टैक्स को बियर करता है। वही हमें देखना है कैसे। इसने कुछ प्रॉफिट अपना ऐड किया, टोटल कितना हो गया? इसके ऊपर जीएसटी लगा कितना? 30। टोटल सामान कितने का हो गया? 180। अब जरा देखो, इसको टैक्स कितना देना है? 30। कितने का देना है? 30। तो इसकी लायबिलिटी कितनी हो गई? 30। और इसकी टोटल लायबिलिटी कितनी थी पहले वाले की? 20 जीएसटी की, हाँ या ना। और इसने पे कर दिया 20 रुपए गवर्नमेंट को। ये 20 रुपए कहां से दिया होगा मैन्युफैक्चरर ने? जाहिर सी बात है कि ये इसने 20 रुपए यहां से दिया होगा, ले करके ये अमाउंट यहां लिया होगा, तब इसने गवर्नमेंट को दिया होगा। भाई मैन्युफैक्चरर ने सामान किसको बेचा? सर होलसेलर को बेचा। होलसेलर से उसने कितने लिए? सर 150 लिए। क्या उस 150 में 20 रुपए जीएसटी का भी था? हाँ सर।
वो उसने कहां से लिए? होलसेलर ने। किसको दे दिए? टैक्स गवर्नमेंट को दे दिए। यानी कि होलसेलर से टैक्स का पैसा लेकर मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को दे दिया, अपनी जेब से ठेंगा दिया। क्या दिया? अपनी जेब से ठेंगा दिया। ओके सर, ये तो समझ में आ गया। अब जरा देखो, इसने 30 रुपए टैक्स देना है। हाँ, ये गवर्नमेंट से कहेगा, होलसेलर चिल्लाएगा कि देख गवर्नमेंट, देख मैंने तुम्हें 30 रुपए तो टैक्स का दे दिया है, 30 रुपए देना है, 20 रुपए मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। ये जो टैक्स का फिगर है ना, ये जो टैक्स का फिगर है, ये जब हम सामान खरीद रहे थे ना मैन्युफैक्चरर से, एट दैट टाइम आई मेड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू यू। तो अब मुझे 20 रुपए क्यों मांग रहे हो जब मैं ऑलरेडी 20 रुपए दे चुका हूं? तो मुझसे अब केवल 10 रुपए मांगो, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी 10 की है, 20 मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। आई एम पेइंग टू यू ₹30। ये गवर्नमेंट को बोलेगा होलसेलर, 20 मैं मैन्युफैक्चरर को दे चुका हूं, 10 रुपए मैं तुम्हें और दे रहा हूं। टोटल मैंने तुम्हें 30 रुपए दिए एंड यू वे वांटेड ₹30 एज अ टैक्स ऑन दिस वन प्रोडक्ट। जी सर, ठीक है। तो अब बताओ, ये बंदा जो रिटेलर है उसने सामान कितने में खरीदा होगा? सर, इसके लिए कॉस्ट होगी 150 प्लस 30 रुपए टैक्स ये गवर्नमेंट को जो होलसेलर को दे चुका है। टोटल रिटेलर ने 180 रुपए दिए होंगे होलसेलर को, जिसमें से 150 रुपए सामान का और 30 रुपए जीएसटी का दिया होगा। इसने इसमें 50 रुपए जोड़ दिया अपना प्रॉफिट। सामान का दाम कितना हो गया? 200। मान लेते हैं 50 रुपए बना इसका जीएसटी, टोटल ये सामान बेचेगा 250। यानी ये सामान किसको बेचा गया? सर, कंज्यूमर को बेचा गया। दुकान से सामान कौन खरीदेगा? कंज्यूमर। कितना पे करेगा कंज्यूमर? उसको 250 पे करेगा। ओके, 250 पे करेगा। ओके, तो अब जब टैक्स लायबिलिटी आएगी रिटेलर की, तो वो कहेगा गवर्नमेंट को, देखो मैंने तुम्हें 50 रुपए टोटल लायबिलिटी देनी है, जिसमें मैं 30 रुपए ऑलरेडी दे चुका हूं, इसको मुझे माइनस कर दो। अब मेरे जिम में केवल 20 रुपए बचा, वो हमसे ले लो। और ये अपनी जेब से कहां दे रहा है? रिटेलर। रिटेलर तो 250 रिकवर कर ले रहा है, किससे? कंज्यूमर से। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर ने ही तो पेमेंट किया 200 रुपए सामान का और 50 रुपए जीएसटी का। ये वाला यही तो पेमेंट किया कंज्यूमर ने। तो जेब से किसके निकला पैसा? सर, कंज्यूमर के। तो बात खत्म, कंज्यूमर की जेब से निकला। टोटल टैक्स का पेमेंट एक कंज्यूमर ही कर रहा है। यानी आप कंज्यूमर हो, पेन लेने जा रहे हो, वॉट एवर द टैक्सेस आर देयर ऑन दैट प्रोडक्ट एज अ जीएसटी, यू आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट। इसके पहले जितनी भी चेन चलती आई, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, फलाना पन्नेमा का, वो सबका टैक्स आप ही ने अकेले पेमेंट किया। तो क्योंकि आप कंज्यूमर, इज इट क्लियर? और ये प्रोडक्ट या सर्विसेज पर चार्ज किया जाता है। किस पर किया जाता है? डायरेक्ट टैक्स हमारा चार्ज किया जाता है ये पर्सन पर, और ये चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट और सर्विसेज पर। फर्क समझ में आया? सर, ये नहीं समझ में आया, पर्सन के ऊपर टैक्स लगता है तो फिर प्रोडक्ट के ऊपर। अरे भाई, आपने आज तक टैक्स किस किस पर दिया है? सर, प्रोडक्ट पर दिया है, सर्विसेज पर दिया है। सीए की सर्विसेज लेने जाओगे, वहां जीएसटी का पेमेंट करोगे। आर्किटेक्चरल सर्विसेज लोगे, वहां टैक्स पेमेंट करोगे। किसी शमियाने का या मैरिज हॉल का या पार्टी हॉल, किसी का भी अमाउंट, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर का अगर पेमेंट करते हो तो आप वहां पर जीएसटी का पेमेंट करते हो। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज पर जीएसटी लगता है, जबकि इनकम टैक्स किसी पर्सन पर लगता है जो कमा रहा है, जिसकी जेब में पैसा आता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट उसी से लेती है, तो पर्सन के ऊपर लगता है। पर्सन की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पर्सन। ये देखिए, ये देखेंगे हम लोग, चिंता करने की बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग अब पढ़ेंगे अपने डायरेक्ट टैक्स को, इनडायरेक्ट टैक्स को भूल जाएंगे कुछ समय के लिए। हम लोग केवल और केवल याद करेंगे डायरेक्ट टैक्स। स्टार्ट किया जाए। तो मैंने आपको ये डिफरेंसेस बता दिए। पहले तो ये कि टैक्स क्यों जरूरी होता है, और दूसरा ये कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है। जिस पर्सन के ऊपर चार्ज किया जाता है, ये इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट अलग अलग पर्सन पर होता है। पैसा किसी और से गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन टैक्स भर कोई और रहा है। करे कोई, भरे कोई।
डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, यानी अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्स, गरीब लोगों से या तो कोई टैक्स नहीं या तो बहुत कम टैक्स। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव होता है। एक भिखारी भी किसी ब्रेड पर उतना ही टैक्स देगा जितना करोड़पति, एक नॉर्मल मिडिल मैन भी एक पेन खरीदते समय उतना ही टैक्स देगा जितना करोड़पति मिलीनियर। तो ये लोग उतना ही टैक्स, इसीलिए इसको कहा जाता है रिग्रेसिव नेचर का होता है। ये फर्क नहीं देखता अमीर और गरीब का। इनकम टैक्स फर्क देखता है अमीर और गरीब का। अमीर से ज्यादा जो जितना कमाएगा उससे उतना टैक्स लेंगे, जो कम कमाएगा उससे कम लेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स बिल्कुल रिग्रेसिव होता है, वो कोई फर्क नहीं करता, वो एक ही आंख से सबको देखता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबसे बराबर टैक्स वसूलता है। इसलिए उसको कहा जाता है रिग्रेसिव इन नेचर होता है। अच्छा, किसी भी पर्सन की इनकम या उसके वेल्थ पर टैक्स लगता है, जबकि ये किसी पर गुड्स और सर्विसेज पर लगता है, ठीक है ना। जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी से वो कलेक्ट भी किया जाता है, जबकि इसमें लेवी किसी और के ऊपर होता है, कलेक्शन किसी और से किया जाता है। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं। यहाँ कलेक्शन गवर्नमेंट अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से लेती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का अभी चूंकि हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम उसके ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे, केवल आपको डिफरेंसेस क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका डिफरेंस। जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं ना, तो बेसिकली हम लोग इनकम टैक्स में क्या पढ़ेंगे, हम लोग इनकम टैक्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लॉ, कानून। सर इनकम टैक्स लॉ का मतलब ये हुआ कि हमको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, ढंग से सुनेंगे। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? लॉ पढ़ने जा रहे हैं। और लॉ में क्या क्या शामिल होगा? इनकम टैक्स एक्ट। क्या शामिल होगा? इनकम टैक्स एक्ट। और क्या शामिल होगा? इनकम टैक्स रूल्स। ये भी पढ़ने हैं। बिना रूल्स पढ़े आप आगे कैसे बढ़ जाएंगे भाई? बिना रूल्स पढ़े आप आगे कैसे बढ़ जाएंगे? सर दोनों में फर्क क्या है एक्ट और रूल्स में? बताते हैं। हमें नोटिफिकेशंस भी पढ़ने हैं, हमें सर्कुलर्स भी पढ़ने हैं, हमें जजमेंट्स भी देखने हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल वगैरह के। हमें एक्सप्लेनेशंस भी देखनी है। मतलब कई चीजें मिला करके आपका बनेगा इनकम टैक्स लॉ। अकेले इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स लॉ नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट जो बेसिकली बात करता है ये, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इसका मतलब होता है व्हाट टू डू। क्या बोलता है? क्या करें। अरे क्या करें? एक्ट। एक्ट मतलब करना। व्हाट टू डू। ओके, हाउ टू डू, कैसे करें, वो कौन बताएगा? रूल, नियम। उस काम को करने का तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय रूल्स। तो दो चीजें हैं। इनकम टैक्स एक्ट मेजर पार्ट है, इनकम टैक्स रूल अगेन अ मेजर पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो एक्ट भी है, रूल्स भी हैं। एक्ट कहता है व्हाट टू डू, रूल्स कहते हैं हाउ टू डू। ओके, नोटिफिकेशन, इन समय समय पर गवर्नमेंट बीच बीच में नोटिफाई करती है, किसी चीज को टैक्स के दायरे में ले आती है, किसी चीज को टैक्स के दायरे से हटाती है, या कुछ अमेंडमेंट वगैरह करती है। तो दैट इज ऑल अबाउट थ्रू योर नोटिफिकेशंस। सर्कुलर जारी करती है, बेसिकली ये ऑफिशियल सर्कुलर्स होते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं? ऑफिशियल सर्कुलर्स होते हैं। जो ऑफिस में काम करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उनको दिया जाता है ये सर्कुलर। ये इंटरनली होते हैं डिपार्टमेंट के अपने पर्पजेस के लिए, कि किसी काम को कैसे डिस्चार्ज किया जाए, या किसी काम को किस तरह के एसएससीज के मामले में कैसे निपटाया जाए।
या पर्टिकुलर किसी केस को कैसे हैंडल किया जाए, इस तरह के केसेस को, वो होते हैं सर्कुलर्स में। इज इट क्लियर? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है इंटरनली। जजमेंट, जरूरी नहीं कि एक्ट अपने आप में कंप्लीट हो, लॉ अपने आप में कंप्लीट हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, डाउट्स के क्वेश्चंस रह जाते हैं, लूप होल्स रह जाते हैं, लूप होल्स रह जाते हैं, बेसिकली लूप होल्स नहीं होता, लूप होल्स रह जाते हैं, कुछ एक्ट या रूल्स में कमियां रह जाती हैं, उनके कारण डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एसएससीज के साथ, और वो डिस्प्यूट जाकर कोर्ट में जाते हैं या ट्रिब्यूनल में जाते हैं। पहले वो ट्रिब्यूनल में जाएगा, उसके बाद वो हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, स्टेप वाइज चलता रहता है। ये जो जजमेंट्स आते हैं वो भी हमारे लॉ का पार्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लॉ का पार्ट बन जाते हैं। एक्सप्लेनेशन, कभी कभी लॉ में हमको, यानी कि एक्ट और रूल्स में हमको कुछ चीज़ों के एक्सप्लेनेशंस भी दे दिए जाते हैं कि इस चीज़ का मतलब ये समझना, अदरवाइज आप ये समझने की भूल या गलती कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये सब मिला करके लॉ बनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स लॉ। ये फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सब नहीं है ना, वो नहीं है। ये लॉ क्वाइट डिफरेंट है, ये बिल्कुल अलग तरीके का लॉ है, जिसमें कई चीज़ों को मिला करके वो एक लॉ बनता है, कानून बनता है। तो केवल इनकम टैक्स एक्ट अलोन इज नॉट अ लॉ, इनकम टैक्स रूल अलोन इज नॉट अ लॉ। You are needed to go through with all these points, means income tax act, income tax rules, notifications, circulars, orders, judgment, explanations, that's it. क्लियर हुआ? हाँ सर। तो आपको ये इनकम टैक्स लॉ में एक्ट देखना है, रूल देखना है, सर्कुलर, नोटिफिकेशन एंड कोर्ट जजमेंट केसेस देखने हैं। सर, हम जो बात करने जा रहे हैं, जब आप इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे ना, तो आपके सामने आ रहा होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961, और दूसरा पॉइंट आ रहा होगा इनकम टैक्स रूल्स 1962। सर, ऐसा क्या है इसमें कि एक है आपका 61 से और एक है आपका 62 से, और इसका फर्क क्या है? पहली बात तो चलिए हम आपको बता दें, छोड़ देते हैं ये सब। फाइनेंस एक्ट, क्या इनकम टैक्स एक्ट बना 1961। मेरी बात ढंग से समझेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटे पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स। कहा गया कि जो इनकम टैक्स लॉ आया ना, वो 1 अप्रैल 1961 से आ गया था। चलिए, ये भी मत समझिए, आप ये समझिए फाइनेंस एक्ट। अब लॉ आया 1961 में, फिर 62, 63, अरे हर साल चेंज होते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा, सर इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं क्या? सर इनकम टैक्स में हर साल चेंजेस आते हैं क्या? सर चेंज हो जाता है तो पूरी बुक पलट जाती है क्या? मतलब आपके दिमाग में कई सारे डाउट्स रहते होंगे और आपने ये कई चीज़ें सुनी होंगी लोगों के मुंह से। तो आज हम उस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। बेसिकली हाँ, हर साल हमारे टैक्सेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ, मैंने क्या कहा, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। कभी 100 प्रोविजंस चेंज कर देंगे, कभी 80 प्रोविजंस चेंज होंगे, कभी 150 प्रोविजंस चेंज होंगे, दैट डिपेंड्स। इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी एक्ट की बुक है, अब उसमें कुछ पॉइंट्स चेंज हो गए हर साल, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हम उसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करते जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री चेंज करती जाती है। अच्छा, अब ये चेंज आएगा कैसे? हर साल वो पूरा मोटा किताब दोबारा गवर्नमेंट लिखे। अब मान लो जितने सेक्शंस, अब हजारों की संख्या में सेक्शंस है, नंबर्स अलग अलग हैं, छोड़ देते हैं, 10(1), 10(2), 10(2)(a), 10(3), ऐसे करके 2, 24, 2, 25, 2, 26, ऐसे करके हजारों सेक्शंस हैं। तो अब इतनी मोटी बुक में अगर 100 सेक्शंस में चेंजेस हुए मान लेते हैं, तो पूरी बुक लिखने की क्या जरूरत है?
वो तो ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिख चुके हैं हम लोग। मेरी बात समझ में आई? वो तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम लॉन्च करते समय पूरी बुक राइट डाउन की थी। अब इसमें हम लोग हर साल कुछ ना कुछ चेंज लाते हैं, और वो चेंज लाते हैं फाइनेंस एक्ट के थ्रू। जैसे ही फाइनेंस एक्ट आएगा वो इसमें मर्ज हो जाता है, फिर अगले साल फाइनेंस एक्ट आएगा, जो सेक्शन चेंज होंगे वो मर्ज, रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट या कुछ वर्ड ऐड और लेस किए जाते हैं, डिलीट किए जाते हैं, दैट्स इट। वो फाइनेंस एक्ट उसको चेंज करता रहता है। पूरी बुक जाने की जरूरत नहीं है, केवल वो अमेंडमेंट अपनी जगह सुटेबल प्लेस पर चेंज कर दो, आपका काम हो गया। बात समझ में आया? ये होता है फाइनेंस एक्ट। हर साल का अपना एक फाइनेंस एक्ट होता है, क्योंकि एक बार बुक लिख दी, इसमें चेंज हो गया फाइनेंस एक्ट के थ्रू, अगले साल फिर फाइनेंस एक्ट आया, फिर वो बुक ओरिजिनल वाली थोड़ी चेंज हो गई, फिर अगले साल फाइनेंस एक्ट आया, फिर ओरिजिनल बुक थोड़ी चेंज हो गई। ठीक, ये फाइनेंस एक्ट हर साल आता है। जैसे ये एक्ट तो एक ही बार आया ऊपर वाला, ये फाइनेंस एक्ट हर साल आता है। फाइनेंस एक्ट 2020, 2021, 2022 हर साल आ रहा है, कई सालों से चल रहा है, ऐसे ही आता रहता है हर साल। जैसे ही बजट पेश होता है, आपने सुना होगा बजट आता है, बजट आता है, ये फाइनेंस एक्ट के थ्रू आता है। क्लियर हुआ? ये भी कंफ्यूजन दूर हुआ कि चेंज कैसे होता है जी, ये भी ठीक हो गया। अब थोड़ा और इसके आगे चलते हैं। आपका एग्जाम जो होना है वो मई 23, जून 23, नवंबर 23 एंड दिसंबर 23 में होना है, हाँ या ना? उसी के लिए तो हम स्टडी कर रहे हैं। और इसके लिए जो फाइनेंस एक्ट लगेगा वो 2022 लगेगा, 2022। जब हमारा इनकम टैक्स एक्ट आया था 1961 में, तो 1 अप्रैल 61 से लेकर 31 मार्च 62 तक ये इसके ऊपर अप्लाई हुआ। मेरी बात बिल्कुल इत्मीनान से सुनेंगे। और इस साल हमने जो कुछ भी कमाया था उसको हम नाम देते हैं प्रीवियस ईयर। फर्स्ट टाइम ये टैक्स है, मान लेते हैं इसके पहले नहीं था, लेकिन हम भूल जाते हैं भाई, अब नया इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है जल्दी, तो मान लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2023 आ गया। तो ऐसा थोड़ी इसके पहले इनकम टैक्स नहीं था, आज पढ़ तो रहे हैं। तो इसके पहले भी इनकम टैक्स था, 21 या 22 जो भी था वो डिमोलिश कर दिया गया, पुराना हो गया था, खत्म, उसको बिल्कुल कबाड़ की तरफ फेंक दिया गया, नया लिखा गया। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 था, खत्म करके 2013 में लिखा गया नया। तो इसका मतलब थोड़ी थी कि 2013 के पहले कंपनीज एक्ट नहीं था। हम मान लेते हैं इसके पहले इनकम टैक्स नहीं था, आपको समझाने के पर्पज से। वो फर्स्ट टाइम कब आया? 1 अप्रैल 61 टू 31 मार्च 62। फर्स्ट टाइम लोगों को लगा कि हाँ, अब हम जो कमा रहे हैं 1 अप्रैल 61 से 31 मार्च 62 तक जो कुछ भी कमाएंगे, इस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा असेसमेंट ईयर में। कब देना पड़ेगा? असेसमेंट ईयर में देना पड़ेगा। यानी वो असेसमेंट ईयर है 1 अप्रैल 62 से लेकर 31 मार्च 63, यानी 61, 62 हमारा प्रीवियस ईयर है, और इसी प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर है हमारा 62, 63। जो कुछ भी कमाना है कमाओ 61, 62 में, लेकिन इस पर टैक्स का पेमेंट यानी अर्न हम यहां करेंगे और टैक्स पे हम यहां करेंगे। मैं आपको बहुत ही लेमैन की लैंग्वेज में बता रहा हूं, अदरवाइज ये सही तरीका नहीं है बताने का। Only for the purpose of making you understand exactly or in an accurate term, I am just going to make you understand. Means in an easy way. तो ये एक ईजी तरीका है जो आपको समझाने के लिए ठीक है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है।
अदरवाइज when we will start a sub chapter name is advanced tax, TDS, ठीक है ना, ये सब में आपके थोड़े दिमाग थोड़े हटेंगे, किनारे होंगे, तो फिलहाल हम उसके पीछे नहीं जा रहे, वो बहुत आगे की चीज़ है। आप बस इतना समझ लो 61-62 में जिस साल हम कमाते हैं उसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल हम टैक्स देने का काम करते हैं, हिसाब किताब निपटाने का काम करते हैं, उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर 62-63। मेरी बात समझे? अभी आएगा थोड़ी देर में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, उसमें हम लोग आसानी से समझेंगे। तो देखो ना, 1 अप्रैल 1961 से एप्लीकेबल हुआ, लेकिन इफेक्टिव कब हुआ टैक्स? फर्स्ट टाइम बंदा कब टैक्स दिया होगा? साल भर उन लोगों ने कमाया होगा, पूरे इंडिया के लोगों ने कमाया होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम 1 अप्रैल 62 का इंतजार कर रहा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आएगा आएगा। अरे भैया टैक्स देने आएगा तो कब आएगा? कमा ले जितना कमाना है साल भर में प्रीवियस ईयर में, टैक्स देने तो 1 अप्रैल 1962 को आएगा ही आएगा, अपना रिटर्न जमा करेगा ही करेगा। फर्स्ट टाइम तो गवर्नमेंट को अपने अमाउंट के बारे में, इनकम के बारे में डिक्लेरेशन देगा ही देगा। वो है आपका 62-63, यानी एक्चुअल में गवर्नमेंट को फर्स्ट टाइम टैक्स का अमाउंट कब मिला होगा मान लेते हैं 62 में, 1 अप्रैल 62 में। इज इट क्लियर? तो हमारा सेक्शन 1 जो आएगा, सर कौन सा सेक्शन आएगा? मैंने कहा सेक्शन 1 जो आएगा वो कुछ इसी के बारे में बताएगा। सेक्शन 1 वो ये कहेगा कि भाई दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या बोलेगा? ये हमारा एक्ट 1961 है जो कब इनटू फोर्स है? 1 अप्रैल 1962 से। अब तो बात समझ में आई, कब से इफेक्टिवली एप्लीकेबल हुआ? फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट को टैक्स कब मिलेगा? 1 अप्रैल 1962 से। तो ये है इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो गवर्नमेंट के लिए, या कह सकते हैं इफेक्टिवली एप्लीकेबल हो गया 1 अप्रैल 1962 से, और ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। दैट्स इट। ये हमने सेक्शन 1 किया है, अभी हम इसके पीछे नहीं जा रहे, हम वापस आते हैं उस पॉइंट पर जो हम आपको बता रहे थे फाइनेंस एक्ट के बारे में। तो फाइनेंस एक्ट क्या बोलता है कि भाई आपने एक बार लिख दिया इनकम टैक्स एक्ट, आपने एक बार लिख दिया इनकम टैक्स एक्ट 1961, कोई बुराई नहीं, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर 61-62 और असेसमेंट ईयर 62-63 के लिए एप्लीकेबल होगा, हाँ या ना? अब आप इसमें फाइनेंस एक्ट 62 ऐड कर लें, जिसका प्रीवियस ईयर होगा 62-63 और असेसमेंट ईयर होगा 63-64। यानी ये जो पहली बार किताब लिखी गई थी इसमें से थोड़े थोड़े बीच बीच में चेंज किए गए, किसके थ्रू? फाइनेंस एक्ट के थ्रू, जो बजट में पेश हुआ। अब फाइनेंस एक्ट जैसे ही आया, हमारा पूरी वो मोटी बुक एक नई बुक बन करके सामने आ गई। बात समझ में आई? अब वो नई वाली बुक हमारी 62-63 में चलेगी, और उस पर पहली बार गवर्नमेंट को टैक्स कब मिलेगा? 63-64 में, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि जो हम 62-63 में असेसमेंट ईयर हो गया तो प्रीवियस ईयर नहीं बनेगा। जिस साल हम कमाते हैं वो साल हमारा प्रीवियस ईयर होता है, और उसका अगला साल जिस साल हम कमाई पर टैक्स देते हैं वो असेसमेंट ईयर बन जाता है। इसके बाद फिर आया फाइनेंस एक्ट 1963। अब ये तो बदल गया था इसके साथ, अब ये इसमें घुसपैठिए की तरह काम कर गया। जैसे ही इसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया, हमारी फिर से नई बुक बन गई ऑटोमेटिकली। थोड़े चेंजेस कई चीज जगहों पर हुए होंगे। अब ये एप्लीकेबल होगा प्रीवियस ईयर 63-64 और असेसमेंट ईयर 64-65। मेरी बात समझ में आई? इसी तरह फाइनेंस एक्ट 2022 प्रीवियस ईयर 22-23 प्रीवियस ईयर, यानी इस साल जो चल रहा है अभी 22 चल रहा है, तो 22-23 यानी 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक जो लॉ एप्लीकेबल है, जो हम कमा रहे हैं उस पर हमें जो टैक्स देना है इस फाइनेंस एक्ट के हिसाब से देना है। और वो टैक्स देना कब है? सर वो टैक्स देना है आपको असेसमेंट ईयर 23-24 में, यानी 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24। मेरी बात समझ में आ गई होगी?
बिल्कुल इत्मीनान से समझ में आ गई होगी। तो हम लोग को अगर एग्जाम देना है, कब देना है? 2023 का एग्जाम अगर देना है CA/CS और CMA का, अगर हमें 2023 का एग्जाम देना है CA/CS या CMA का, तो उसके ऊपर लगेगा ये वाला फाइनेंस एक्ट 22 फाइनेंस एक्ट, जो कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए है। इज इट क्लियर? तो अब आपके सामने ये दिक्कत नहीं आएगी। जब आप किताब पलटते हैं, जब आप बुक देखते हैं ना फर्स्ट पेज, तो टैक्सेशन के फर्स्ट कवर पेज पर देखिए लिखा होगा, या तो लिखा होगा फाइनेंस एक्ट 2022, तो समझ लो वो बुक आपके लिए है। यहाँ तो लिखा रहेगा असेसमेंट ईयर 23-24, तो ये समझ लेना वो बुक आपके लिए है। कभी भी बुक पर कभी प्रीवियस ईयर नहीं लिखा रहता, उस पर हमेशा जो ईयर लिखा रहता है या तो वो फाइनेंस एक्ट का होता है या तो असेसमेंट ईयर का होता है। दैट्स इट। क्लियर हुआ? अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपके ऊपर कौन सा सिस्टम लगेगा, आपके ऊपर लगेगा फाइनेंस एक्ट 2022। चलिए, मैंने आपको सेक्शन 1 कंप्लीट कर दिया। ये सेक्शन है क्या? अब ये बात आती है कि सेक्शंस हैं क्या। देखिए, अब मान लो मैं आपको एक कहानी बताऊं, और कहानी हो इतनी मोटी बुक, 1000 पेज की नॉवेल समझ लो या एक स्टोरी समझ लो, मैंने आपको कहानी बनानी शुरू कर दी, बतानी शुरू कर दी। अब उस कहानी का कुछ हिस्सा फर्स्ट पेज पर, सेकंड पेज पर, थर्ड पेज पर, कई पार्ट पे बटा हुआ है, मतलब एक कहानी चलती चली गई। आपने देखा होगा जब बहुत बड़ी कहानी होती है तो कई अध्याय यानी कई चैप्टर्स में डिवाइड कर दी जाती है ना, बहुत बड़ी स्टोरी होती हो तो। उसी तरह जब हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं तो वो भी एक कहानी है, और वो कहानी ऐसी होती है, कोई भी एक्ट बनता है ना, वो जस्ट लाइक अ स्टोरी बनता है, बिल्कुल कहानी की तरह बनता है। जैसे आपको कहानी सुनाई जाती है ना, एक था राजा, एक थी रानी, राजा का नाम था ये था, रानी का नाम ये था, उनके 2 बच्चे थे, वो यहाँ राज करते थे, एक दिन ये हुआ, वो हुआ, लास्ट में ये हुआ, एकदम सिस्टमेटिकली कहानी चलती थी। आपको तुरंत दिमाग में सेट भी हो जाती थी, बट इट वॉज वेरी ईजी टू कैप्चर दोज स्टोरी, कॉज दो स्टोरी वेरी स्मॉल। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 8-10 पेज की होती थी, दैट्स इट। लेकिन अब जो स्टोरी है आपके सामने वो 1000 ऑफ पेजेस की। हाउ टू रिटेन द थिंग्स इन योर माइंड सिस्टमेटिकली, और कहानी बड़ी ही सिस्टमेटिक तरीके से बनी हुई है। अगर मैं उसको छोटे टुकड़ों में बांट दूं तो मैं आसानी से आपको वो चीज एलोबरेट कर सकता हूं, या वो चीज आप आसानी से बुक में ओपन करके देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा डेप्रिसिएशन के लिए सेक्शन 32 लगता है, मैंने ऐसे ही अभी बताया, आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है। मैंने कह दिया डेप्रिसिएशन के लिए सेक्शन 32 अप्लाई होगा, तो आपको मालूम है सेक्शन 32, सेक्शन का मतलब होता है हिस्सा। सेक्शन मतलब ये इसका सेक्शन, ये इसका सेक्शन, ये हिस्सा है। तो सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन को बताता है। तो हम तुरंत डेप्रिसिएशन को जब भी जरूरत पड़ेगी हम सेक्शन 32 में जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? सेक्शन 44AB जब भी बात होगी हम ऑडिट्स की बात करेंगे, बात खत्म। ऑडिट्स की जब भी बात होगी सेक्शन 44AB खोलो, बात खत्म। AD, AE, AF ये हमारे प्रिजम्पटिव सेक्शंस हैं, याद रखने हैं। 69, 70, 71, 72, 73, 74 सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है। आगे बढ़ो। मेरी बात समझ में आ रही? मतलब हर चीज सेक्शंस में डिवाइड है, छोटे छोटे सेक्शंस में। स्टोरी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी कहानी है, तो उसको सेक्शन 1 अलग करो, सेक्शन 2 अलग करो, सेक्शन 3 अलग करो, सेक्शन 4, ताकि उस कहानी को अच्छे तरीके से समझ में आ सके, समझाया जा सके। ये होते हैं सेक्शंस, यानी पूरी स्टोरी को कई पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, उसको और आसान बनाने के लिए, इजीनेस के लिए। क्लियर? अब बात आती है सर एग्जाम में सेक्शंस हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, वो थोड़ी देर में बताएंगे, अभी टेंशन ना लेने का। तो हमें ये भी समझ में आ गया
जब इनकम टैक्स बनता है ना, या कोई भी लॉ बनता है, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स, कोई भी जीएसटी एक्ट, तो सबसे पहला जब बच्चा पैदा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, लड़कपन आता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर खत्म। इन द सेम वे जब कोई एक्ट बनता है उसी तरीके से, उसी सिस्टम से बनता है। जब सेक्शन 1 बनेगा तो पक्की बात है उसका नामकरण होगा। क्या होगा? बच्चा पैदा होता है उसका नाम रखा जाता है। उसी तरह जब इनकम टैक्स आया तो उसका नाम रखा गया। इनकम टैक्स एक्ट ने नहीं कहा कि मेरा ये मेरी बात समझें, इनकम टैक्स का नाम भी सेक्शन से ही आया है। तो सेक्शन 1 उसको बताता है कि बेटा तेरा नाम ये है। सेक्शन 1 यानी हर एक्ट का सेक्शन 1 उस सेक्शन के नाम को बताता है, नामकरण रखता है। अगर कहता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अगर आपसे कोई पूछता है आप अपने आप का परिचय दें, तो आप कहते हैं मेरा नाम फलाना है, मैं इस मेरे पापा का नाम ये है, मैं इस डेमाके प्लेस पर रहता हूं, ऐसे ही तो बोलते हैं। वही चीज इनकम टैक्स बोलता है। क्या बोलता है जरा ढंग से देखो, सेक्शन 1 क्या बोलता है कि मेरा नाम इनकम टैक्स एक्ट है। क्या बोलता है? इसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, इसलिए कहता है ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम है। इनकम टैक्स एक्ट 1961। और मैं पूरे इंडिया में लगता हूं। आप कहां पैदा हुए थे? यूपी में। ये तो पूरे इंडिया में पैदा हुआ था, पक्की बात है। और हम ना, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1962, यानी इफेक्टिवली एप्लीकेबल हुआ। यानी मैं हूं इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 एंड अप्लाई थ्रू आउट द इंडिया, अक्रॉस इंडिया। यह है सेक्शन 1, इसका नामकरण याद रहेगा। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 इफेक्टिवली अप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 अप्लाई थ्रू आउट इंडिया। दैट्स इट। ये इसका काम खत्म, सेक्शन 1 का काम खत्म। सेक्शन 2 केवल और केवल डेफिनेशन पार्ट को बताता है। सेक्शन 2 किसको बताता है? केवल और केवल डेफिनेशन पार्ट को बताता है, परिभाषा। यानी पूरी बुक में आगे जब हम लोग आगे चलेंगे ना, तो वो डेफिनेशंस होंगे, कई पॉइंट ऐसे होंगे जिनको हमें समझने का मतलब पता होना चाहिए, तभी हम उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स की डेफिनेशन हमें दी हुई है सेक्शन 2 में। जितने भी इनकम टैक्स में आगे आने वाले जो इंपॉर्टेंट होती है ना, उनके मीनिंग्स को यहीं पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 में ही डिफाइन कर दिया गया। हम लोग सारे सेक्शन 2 नहीं पढ़ेंगे, पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल भी नहीं है कि मैं सारे सेक्शन 2 सारे सेक्शन 10 एक ही बार में पढ़ाऊं। जो जहां जैसा एप्लीकेबल होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम आपको सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी के बारे में बताकर क्या कर लेंगे, उसका यूज भी नहीं है अभी। जब होगा उस समय हम डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस को। क्लियर है? सबसे पहली बात जो अब आपको याद रखनी है, मैंने आपसे कहा कि जो कमाऊ पूत होते हैं ना, उन्हीं के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। मैंने क्या बोला? जो कमाऊ पूत होते हैं, जो कमाने वाले लोग होते हैं, उन्हीं के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। यानी जो अर्निंग मेंबर्स होते हैं, अर्निंग करने वाले जो मेंबर्स होते हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। और मैंने कहा कि जो जितना ज्यादा कमाता है गवर्नमेंट, उससे उतना ज्यादा टैक्स लेती है। ये प्रोग्रेसिव नेचर का है। इनकम टैक्स लाने के पीछे का लॉजिक क्या है, जरा हम वो बात कर लेते हैं। ये है, ये हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी की इनकम, ये उससे कम इनकम वालों का ग्रुप, ये उससे कम कमाने वाले लोगों का ग्रुप, ये उससे कम कमाने वाले लोगों का ग्रुप, ये उससे कम कमाने वाले लोगों का ग्रुप। हाँ या ना? ये कमाने वाले लोगों का ग्रुप कम होता जा रहा है, यानी कि लोगों की कमाई कम है, यहां पर कमाई और कम है, यहां कमाई और कम है। ये कुछ ऐसा है। और कुछ लोगों की कमाई यहां पर। अब देखिए ना कितना डिफरेंस है। किसी की अर्निंग बहुत ज्यादा, किसी की अर्निंग बहुत कम, किसी की अर्निंग बहुत ज्यादा, किसी की अर्निंग बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये जो डिफरेंसेस है ना अमीरी और गरीबी का, इसको हम दूर करेंगे इनकम टैक्स लगा करके। क्या करके? मान लेते हैं इन सब के ऊपर इनकम टैक्स लगाया और गवर्नमेंट को इतना इनकम टैक्स मिल गया।
ये ऊपर वाला हिस्सा मिल गया, मान लेते हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, इस इनकम टैक्स के हिस्से को ये फिल इन द ब्लैंक्स करेगी यहां पर, ताकि कैपिटलिज्म की इकोनॉमी ना बन जाए। तो इनकम टैक्स देखो ना, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, एक तरह से बोल सकते हो। तो इसने अमीरों से पैसा लिया और वो पैसा किनको दे दिया, इस जगह को भरने में लगा दिया, गरीबों को देने में। उनकी भी इनकम कहीं का काफी हद तक अमीरों के बराबर लाने की, एक्चुअल पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली होता नहीं है और ना हो पाएगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी 100% कैपिटलिस्ट नहीं है। सोशल भी है, कैपिटलिस्ट भी है, मिक्स इकोनॉमी है हमारी। ये इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा। इसको हम लोग कहते हैं सोशल इकोनॉमी बेनिफिट्स। क्या बोलते हैं? सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और ये वो रीजन जिसके कारण इनकम टैक्स है और रहेगा, इसके खत्म होने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्लियर है? इसको हम लोग कहते हैं सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट। अच्छा, किसके ऊपर लगाना चाहिए इनकम टैक्स? सर, कोई भी बंदा जो इंडिया के रिसोर्सेस को यूज करके कुछ कमाता है, मेरी बात ढंग से समझें, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी इससे। कोई भी पर्सन जो इंडियन रिसोर्सेस को, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो एयर हो, किसी भी तरीके से कोई भी बंदा किसी भी तरीके से इंडियन रिसोर्सेस का यूज करके अर्न करता है, तो उस केस में उसको टैक्स देना पड़ेगा। मैं फिर बोलूं, कोई भी पर्सन क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन में देने जा रहा हूं अभी। कोई भी पर्सन जो इंडियन रिसोर्सेस का यूज करते हुए कमाता है, उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन जो यहां के रिसोर्सेस को यूज कर रहा है, उसको इनकम टैक्स देना है, चाहे वो इंडियन हो या नॉन इंडियन हो, या इट्स सिटीजन हो चाहे सिटीजन ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने इंडियन रिसोर्सेस का यूज करते हुए कुछ कमाया है, they are needed to make the payment of taxes as per Income Tax Act 1961। चाहे कोई भी हो। अब हम इंडिया में है, नहीं कमाते हैं, हम तो बेरोजगार हैं, हमें कुछ नहीं कमाते, तो भैया मत दो टैक्स, मत दो। एक विदेशी है जो इंडिया में 2 दिन आकर के 5 लाख रुपए कमा कर जा रहा है, भैया टैक्स दिए बिना जाना मत, भाई टैक्स दिए जिन्हें बिना जाना मत, क्योंकि इनकम टैक्स सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो ना हो, रेजिडेंट हो ना हो, सभी रेजिडेंट क्या आएगा। कोई भी इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन ओरिजिन का नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी पर्सन जो इंडियन रिसोर्सेज का यूज करते हुए कमाएगा, उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दैट्स इट, 1 लाइन सेंटेंस इट इज। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर कोई अफ्रीकन है, इंडिया में आकर कुछ कमा रहा है, तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इंडियन है और यहां रहकर कुछ नहीं कमा पा रहा, तो उसको टैक्स नहीं देना। ठीक, ये थे आपके बेसिक पॉइंट्स। और हमें लगता है ना कि ये जो बेसिक स्टोरी थी, ये आपको समझाने के लिए बहुत जरूरी थी, इतनी चीजें। और इससे आपका एक बेसिक फंडा क्लियर हो गया कि हम इनकम टैक्स क्यों पढ़ने जा रहे हैं और कैसे पढ़ना है इनकम टैक्स को। नेक्स्ट सेशन में हम आपको एक चीज़ तो ये बिल्कुल बताएंगे कि सेक्शंस को एग्जाम में कोट करें या ना करें, और हमारी तैयारी होगी कैसे। शुरू के 5 मिनट हम उस पर देंगे, और फिर हम आगे की कहानी बताएंगे। सेक्शन 2(7) क्या है, सेक्शन 2(8) क्या है, सेक्शन 2(31) क्या है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने का काम स्टार्ट करेंगे। चूंकि ये फर्स्ट लेक्चर थी, यू मस्ट इंट्रोड्यूस, मीन्स इनकम टैक्स ने आज अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया आपके सामने, या आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया इनकम टैक्स के सामने। नेक्स्ट सेशन से दोनों के सुर, लय और ताल मैच करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, खूब मज़ा आने वाला है,
100% एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। टफ इसलिए माना जाता है क्योंकि बोर कर दिया जाता है, तो आई मेक श्योर कि मैं ऐसा कुछ ना करूं। आप बिल्कुल एंटरटेनमेंट करते हुए इस सब्जेक्ट को पूरी तरह एंड अप करें और मज़े आने वाले, मज़ा इज़ अबाउट टू कम। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।